नमस्कार बच्चों, मोस्ट वेलकम इन विद्यापीठ। आप सबका हार्दिक स्वागत है। कंकाल तंत्र की हम बात कर रहे थे और कंकाल तंत्र में हम जो पढ़ रहे थे श्रोणी मेखला अंश मेखला हो चुका है ना। अंश मेखला में जो कंधे की होती है बड़ा चपटी त्रिकोणाकार, उसका क्या नाम होता है? स्केपुला। स्केपुला से जो हम बात करते हैं अस्थि जुड़ी हुई, उसे क्या कहते हैं? कॉलर बोन। दूसरा नाम क्लेविकल। क्या है? कितने वक्र होते हैं इसमें? 2 वक्र होते हैं। क्लेविकल का एक सिरा किससे जुड़ेगा? बताइए, एक सिरा किससे जुड़ेगा? एक्रोमियन पर्वत से। किससे जुड़ेगा? और दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा? उरोस्थित से। ठीक है। दूसरा बच्चों जो हमने पढ़ा इसमें श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला के अंदर 2 कॉक्सल बोन होती है और प्रत्येक कॉक्सल बोन में 3 अस्थियां होती है, एलियम, एशियम, प्यूबिस। आया। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर हम स्केपुला की गुहा की बात करें तो उसकी गुहा का नाम ग्लेनोइड, जिसमें ह्यूमेरस का सिर फिट होकर क्या बनाता है? बॉल एंड। उसी तरह श्रोणी मेखला की एसिटाबुलम गुहा में फीमर का सिर फिट होकर क्या बनाएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद हमने अगर बाहु पश्च बाहु, एक बार अकाउंट बता दीजिए। ह्यूमेरस संख्या में, रेडियस और अंगूठे वाली और पड़ोस वाली, कौन किसके ऊपर मूव करेगी? देखिए, रेडियस जो है वो इस पे मूव करती है। दूसरा कॉन्सेप्ट में ये बता भी चुका हूं, यहाँ का जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट, कुहनी की संधि, उसमें अल्ना का जो प्रोसेस होता है पर्वत, वो ह्यूमेरस के उस छिद्र में फिट हो जाता है। सही है। और उसको क्या कर देगा? लॉक कर देगा। क्या कर देगा? और ये एक दिशा में ही गति कर पाएगी। इसे कब्जा संधि कहते हैं, कूनी वाली। ठीक है। उसके बाद जो हमने बात की थी कार्पल, कितनी अस्थियां बेटा? 8 होती है। मेटाकार्पल मैंने कल भी कहा था, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस कितनी टोटल संख्या, क्योंकि एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा। 4 + 4, 4 नीचे 4 ऊपर होते हैं। फिर मेटाकार्पल की संख्या 5 है। अंगुलियां बताइए? 14, 3 3 3 3 और टोटल अंगुलास्थियां की संख्या कितनी? 14। 14 और 5 19, 19 और 8 फिर, और एक ह्यूमेरस, तो 30 और 30। चलिए, तो आज जो हम बात करेंगे पश्च बाहु और उसके बाद में जॉइंट बचा है ना बेटा, पेशी शुरू हो जाएगी। वो डायग्राम बना लिया था क्या? क्या चल रहा था? डायग्राम तो सारे हैं ये। आ जाओ आ जाओ। ये डायग्राम यार सब रेंडमली डालते हैं। बच्चों आज जो हम बात करेंगे पश्च बाहु की बात करेंगे, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा जॉइंट का, क्या होगा? संधियां होगी। और संधियों के बाद बच्चों हम सीधी पेशियों की तरफ रुख करेंगे। क्या पढ़ेंगे? पेशी। आज शुरू कर लेंगे। लास्ट ये पिक्चर चल रहा था, इसमें कोई दिक्कत बेटा? लिख लिया आपने सारे? ये लिख लिया था बेटा? ये याद करने की कोई जरूरत नहीं, कोई रटने की जरूरत नहीं। ये नहीं आएगा तो मतलब नहीं आएगा, ये केवल माइलस्टोन के लिए लिख रहे हैं। बाकी केवल आपको रखनी, कितनी याद है रखनी है? 8। कितनी होती है? 8। तो आप देख सकते हैं, हेमेट है, ट्रेपेजॉइड है, कैपिटेट है, स्केफॉइड है, लूनेट है, ट्राइकांट्रम है। आया बेटा? तो ये जो चीजें याद रखनी है, पूरा तो लिख दिया था ना। तो उसके अंदर एक मैंने कहा था, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? पीसी फॉर्म। क्या थी बेटा? ये लिखा कि नहीं लिखा कल? पीसी फॉर्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो निर्माण होता है कुछ हटकर होता है। हमने कहा टेंडन यानी कंडरा। आपको पता कंडरा का काम क्या होता है? एमटीबी। याद है? पढ़ चुके हैं। जो पेशी और अस्थि को जोड़ने वाली संरचना होती है वो क्या कहलाती है? टेंडन। वास्तव में टेंडन, याद कीजिए, श्वेत के पीत तंतु श्वेत तंतु होते हैं। तो
तो ये जो श्वेत तंतु होते हैं उनके ऊपर अस्थि का निर्माण हो जाए। इन्हीं टेंडन कंडरा पर अगर कैल्शियम का जमा हो जाए तो ये कठोर हो जाती है और उसको एक नया नाम देते हैं हम सीसामोइड। क्या कहते हैं? ऐसी अस्थियां जो कंडरा से मिलकर बनी है, कंडरा था और उसके ऊपर कैल्शियम का जमा होने से वो कठोर हो गई, अस्थि में बदल गई, तो उसे हमने क्या नाम दिया? ऐसी हमारे शरीर में दो नाम याद रखना है। एक तो याद रखना है पीसी फॉर्म कहां पाई जाती है? कलाई में। बस इतना सा याद रखना है, इतना सा पूछेगा पीसी फॉर्म कहां पाई जाती है? कलाई यानी कार्पल की अस्थि है। कोई दिक्कत? और इसको क्या कहेंगे दूसरा नाम? हो गया था ना? चलिए दूसरी जो चीज इसमें, टोटल 8 हो गई क्या बेटा? ये 1 2 3 4 5, मैंने कहा ना कम थे ना, डायग्राम सही नहीं था ये। 1 2 3 4 5 6 7, एक ट्राइक्वेंट्रम, और ये क्या लिखा? ट्रेपेजॉइड्स नहीं लिखा क्या है? ट्रेपेजियम आ जाएगा एक, है ना? ये लिख लिया था क्या? कितनी लिख ली थी कल? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8, ये ट्रेपेजियम ही कर दो। आइडिया कोई याद नहीं करना, माइलस्टोन के लिए बस ये, और पीसी फॉर्म मुझे अच्छी लगती है बस, बाकी आएगा ही नहीं। ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड हो गया बस। चलिए बाकी मैं लिखवाता नहीं हूँ, ये जनरली माइलस्टोन में कुछ उलूल जुल 5 सवाल आ रहे हैं ऐसे जो नीट में बिल्कुल आने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उस वजह से। बाकी प्योर एनसीईआरटी पढ़ना आपको, ठीक है, और कुछ भी नहीं। चलिए अगला जो हमारा अब जो टारगेट है बच्चों, वो है इसके अंदर पश्चबाहु। क्या बेटा? पश्चबाहु की हम बात करते हैं। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी का और एम्स में सवाल आ चुका है, और इससे भी क्या क्वेश्चन डिजाइन हो गया, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। ये देखो मेरा हाथ है, तो आपको पूछा जाएगा एक्स क्या वाई क्या है, याद आ रहा है? एक्स वाई वाला सवाल, अंगूठे वाली और पड़ोस में, यही लेबलिंग का क्वेश्चन होगा जो बच्चों को परेशानी। सेम डायग्राम में यहां देखिए लेबलिंग का क्वेश्चन एक्स और वाई वाला यही बना है। आज तक का रिकॉर्ड है, पुराने पेपर्स के हिसाब से यही क्वेश्चन डिजाइन हुए और यही आएंगे वापस अगर सीबीएसई पेपर बनाती है तो, लेबलिंग वाला। अब इसमें से 2 शब्द मैं बोलूंगा, तगड़ी वाली टीबिया, तगड़ी वाली, पतली वाली फिबुला। मैं जो खड़ा हूं ना, मेरा पूरा शरीर का जो भार है वो तगड़ी वाली बोन पर है, टीबिया पट्टी का है। किस पर? अगर रोड एक्सीडेंट में टीबिया अगर मेरी ब्रेक हो गई ना, तो रोड लगेगी, रोड लगेगी, और ऑपरेशन होने के बाद भी मेरे मूवमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। जो पतली वाली फिबुला है, अगर ब्रेक हो गई कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट मस्त रहेगा, कोई टेंशन फ्री रहेगा। क्योंकि जो आप देख सकते हैं सबसे मजबूत कौन है यहाँ पर? मेरे पूरे शरीर का, बॉडी का वेट सहन करने वाली टीबिया है। अगर यहां फ्रैक्चर हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट में, तो यहां रोड लगती है, आपको पता है, तो हल्का सा मूवमेंट के अंदर फर्क आ ही जाएगा, भले कितने अच्छे हॉस्पिटल से आप करवा लो। फिबुला के अंदर फ्रैक्चर होता है तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती है, सपोर्ट करती है। देखिए आप इस डायग्राम में भी देख रखे कि ये आगे इस तरह से जुड़ी है, केवल सपोर्ट कर रही है टीबिया को, केवल प्रोटेक्ट करने के कह सकते हैं। हमारे आगे की तरफ यही है, फिबुला है, और जो मेन बैक साइड के अंदर जो मजबूत अस्थि वो क्या है? तो याद रखने का क्या तरीका? तगड़ी वाली, टी फॉर तगड़ी, तगड़ी वाली याद आ जाएगा। जो मोटी तगड़ी वाली दिखे वो, जो पतली दिखे वो खत्म। अंगूठे वाली, पड़ोसन, ये लेबलिंग वाले सवाल आज तक का रिकॉर्ड इससे बाहर कुछ नहीं गया है, मेरे हिसाब से नहीं बोलोगे बस। अब यहां दूसरी चीज समझते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं कॉक्सल बोन, कितनी बोन से जुड़ी है बेटा? इलियम, इशियम, प्यूबिस। कोई दिक्कत? अब ये देखिए इसमें भी लेबलिंग मैंने पूरा बना दिया है। अब यहां देखिए ये मुझे गुहा दिख रही है यहां पर, ये जो गुहा है एसिटाबुलम, और इसमें फीमर का हेड फिट हो रहा है। फीमर जो हमारी सबसे अंदर जो थाई बोन कहते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन है? फीमर। और फीमर के नीचे जो हम बात करते हैं, 2 है टिबिया, और वैसी है रेडियस अल्ना की तरह। जैसे ह्यूमेरस के साथ कौन जुड़ी थी? रेडियस, और उसी तरह फीमर के साथ कौन जुड़ी? टिबिया। और इसके ऊपर एक देखिए त्रिकोणाकार एक ढकनी लगी हुई है, कैप लगी हुई है, इसे कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं? नी कैप या जानू अस्थि के नाम से जानते हैं इसे, क्या कहते हैं? हाँ। अब
एक बड़ा गजब का क्वेश्चन है। ये केवल कैप है। क्या है? अगर मैं बॉल को कैच करने के लिए भाग रहा हूं तो मेरे बताइए कौन सी चीजें हरकत कर रही है? अब देखिए हरकत में मेरे फीमर, टीबिया, फिबुला, पर मेरी ढकनी ने कोई मूवमेंट किया क्या? नहीं। ऐसी तो कैप है। तो कहते हैं कि रनिंग करते समय, बॉल कैच करते समय कौन सा हिस्सा काम नहीं करेगा पैरों का? फीमर में हरकत हो रही है, टीबिया में हो रही है, फिबुला साथ साथ करेगी, पटेला में कोई हरकत। ये लॉजिकल क्वेश्चन। बॉल कैच कर रहा हूं मैं, देखो मेरे हाथ को, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेटा? तो ये चीजें जब को हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया जाएगा, बॉल कैच करते समय, रनिंग करते समय, है ना, क्रिकेट ने कलायों का इस्तेमाल किया, कवर ड्राइव किया, या अपन हेलीकॉप्टर से शॉट लेते हैं तो किसका इस्तेमाल हो रहा है? ये कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किसका नहीं किया। ऐसे आ चुके हैं एआई पीएमटी के अंदर, सीबीएसई पीएमटी के अंदर क्वेश्चन। तो गलत नहीं करोगे? तो दौड़ते समय कौन काम नहीं करेगा? क्योंकि तो ढकनी कैप है। क्या है? और अब एक बड़ा गजब का क्वेश्चन इससे पूछने वाला हूं, इस पटेला के अंदर किसकी भूमिका नहीं होगी? टीबिया, फिबुला? फिबुला की, क्योंकि ये क्या है? नीचे है। देखो ऊपर कौन जुड़ी हुई है? टीबिया। किससे? फीमर से। और दोनों के बीच में जॉइंट में पटेला है। तो पटेला के निर्माण में किसकी भूमिका नहीं है? फिबुला का कोई रोल। और इसलिए कहा जाता कि इस जॉइंट में भी इसका कोई रोल नहीं होगा। यह है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में किसकी भूमिका नहीं होगी? फिबुला की, क्योंकि ये जॉइंट फीमर और टीबिया के बीच में होगा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो डायग्राम से ही समझ में आते हैं। कोई दिक्कत बेटा? फिर से मैं बोलता हूं, यहां भी जॉइंट बनेगा जो एक दिशा में खुलेगा, क्या कहलाएगा? कब्जा संधि। क्या कहलाएगा? ये क्या है? कब्जा संधि। यहां किसकी भूमिका थी? रेडियस, अल्ना और ह्यूमेरस। यहां मुझे बताओ फीमर और टीबिया। फिबुला का कोई रोल? ये सपोर्टिंग का काम करती है। अब देखिए टार्सल है, संख्या कितनी होनी चाहिए थी, पर कितनी होती है? क्योंकि एक कौन आ गई? तो नीट का बहुत गजब का क्वेश्चन है कि कार्पल की संख्या 8 है तो टार्सल की संख्या कितनी होगी? 7। क्योंकि एक कहां गई? पटेला। ये टार्सल एडी बनाती, क्या बनाएगी बेटा आगे चलकर? एडी बनाएगी। और ये देखिए एडी वाला जॉइंट है जो एंकल जॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये भी एक दिशा में खुलता है, वीराना मूवी को छोड़कर, उसमें पूरा घूमता है। भूत वाली पिक्चर देखना, वीराना बहुत शानदार पिक्चर, मेरी बहुत फेवरेट थी। पूरा यूं घूमता पैर, वो अपवाद है। देखना पिक्चर, ये बहुत हॉरर मूवी, कभी मजा आ जाएगा। हाँ ये टार्सल। हाँ तो ये टार्सल क्या बनाएगी? एडी। एडी एक साइड में ऐसे ही खुलेगी। फिर नीचे बेटा, नीचे पंजा बनाने वाला कौन है? मेटाटार्सल। इसमें भी कितनी है? और अंगुलास्थियां वही कितनी? तो बड़ी बड़ी नई चीज तो मुझे पटेला और टार्सल लगा जो संख्या में हेर फेर है। तो लिखा जाए, इंग्लिश चलेगा? इंग्लिश। फीमर, उर्विका, हिंदी में उर्विका, बड़ा नाम प्यारा, उर्विका। हाई बॉन, टीबिया, फिबुला। आगे बोलो बेटा। पटेला कौन है? जिसे हम कहते हैं नी कैप, जानू अस्थि के नाम से जानते हैं इसे। हिंदी इंग्लिश में तो यही रहेगा यार। बोलो टार्सल, फिर बेटा मेटाटार्सल, और बोलो नीचे फैलेंजेस। क्या बेटा? फैलेंजेस, अंगुलास्थियां।
अब बताओ अकाउंट्स बता दो फटाफट। ये कितनी, ये कितनी, ये कितनी, और टार्सल कितनी, बोला लगा देना, अच्छा सवाल है, कितनी, और ये 14 संख्या में 2 + 3 + 3 + 3 + 3। पटेला की खास बात है बच्चों, ये भी सीसामोइड है। क्या है बेटा, यहां ब्रैकेट में लिख देना सीसामोइड अस्थि। हमें वापस नहीं बताऊंगा क्या होती है, क्योंकि पढ़ चुके हैं, सीसामोइड पढ़ चुके हैं, टेंडन के अस्थि भवन से बनेगी। ये अकाउंट है, नीट में केवल ये अकाउंट ही पूछेगा। सही संख्या बताइए, कार्पल कितनी, टार्सल कितनी, रेंडमली होगा यार, फिक्स है सवाल। लास्ट तक आते रहना, मैं तुम्हें याद करवा दूंगा। क्वेश्चन क्या वही आएंगे नीट 2024 में, लास्ट तक आते रहोगे तो। कई बच्चे क्या होता है वे सेल्फ स्टडी में लग जाते, आते नहीं टेस्ट। जो बच्चे सिलेक्ट उनको पूछना, जो टेस्ट देते आते वो 4-5 बच्चे आते थे, वो ही नंबर लेके आए हैं। फिर वो जो सोचते हैं कि हाँ मैं तो घर पे पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, ऑनलाइन कर लूंगा, तो वो मजे करो। आपने पूरा कंटिन्यूटी छोड़ दिया तो आप गए। रिदम नहीं टूटना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, रिदम टूटती ही जाती गाड़ी। एक सिंगर होता है ना, बीच में अगर गाना अटक जाता है, कुछ होता है, तो वो उसी समय उससे स्टार्ट नहीं कर सकता कभी, वो वापस से शुरू से स्टार्ट करता है, देखना वाली, रिदम टूट जाता है। लास्ट तक चीजें क्या घूमती रहती है ना माइंड के अंदर, ये तो अभी पढ़े फिर भूलोगे, नई चीज आएगी फिर वो पढ़ोगे, पीछे वाला कम कम होता जाएगा। और जब ये रिसाइकल होती चलती चीज वापस घूम के, अरे यार ये वही है, अरे यार वो वही है, तो वो दिमाग एकदम हो जाएगा, अरे यार ये तो वही है, ये तो वही है। और नीट में भी वही लगा, ये तो वही है, ये तो उत्तर आएगा, ये और कुछ नहीं है इसमें। बायो में यही है, जितनी बार चीजों को देखोगे, जितना सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे नई नई चीजें की, एनसीईआरटी बेस्ड घुमाव वाले क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में निकाल, अच्छा ऐसे क्वेश्चन होता है। फीमर एक, टीबिया फिबुला, पटेला, कैसिबॉन, दो अस्थियों का जोड़ा छाटी जो सीसामोइड है, पटेला और पीसीफॉर्म। पीसीफॉर्म कहाँ, कलाई में, और ये कहाँ, कहाँ, ठीक है, जो घुटने की हम बात करते हैं, नी कैप का मतलब समझ गए, घुटने की अस्थि भी कह सकते हैं बेटा, घुटने की कैप है जो। टार्सल में कितनी है, क्यों होती है 7, क्योंकि ये कहां चली गई, मेटाटार्सल, अंगुलास्थियां। अगर मैं टोटल अकाउंट, अरे तरीके छोटा नहीं होगा, टोटल कितने होंगे यहां भी अकाउंट, 30, तो दोनों पैर में 30 इंटू 30, 30 + 30 60 हो जाएगा। चलिए वो लाइन लिख दें क्या अपन, वो वाली एम्स वाली, जैसे वो रेडियस अल्ना वाली थी, तो यहां भी लिखते हैं टीबिया फिबुला वाली। ये हो गया बेटा। थोड़ा ध्यान रखना, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना, बीमार ना हो जाओ। क्या कह रहे हो, वायरल चल रहे हैं बहुत गजब के अभी, है ना। फीमर बच्चों में सबसे लॉन्गेस्ट होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हम मानते हैं ह्यूमन के अंदर, तो सबसे लंबी, सबसे लंबी है ना बेटा, वह मजबूत, जो हम बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट के अंदर भी फीमर आ गई। और दूसरा इसकी गुआ एसिटाबुलम के अंदर कौन फिट होगा बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं ना, वापस लिख सकते हो, बली लिखो बली। फीमर की गुआ का नाम क्या था बेटा, एसिटाबुलम गुआ, अच्छा सवाल है, एसिटाबुलम गुआ। और एसिटाबुलम गुआ में कौन फिट होगा, फीमर फिट, फीमर फिट होकर क्या बनाता बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिट, जो हम बाद में हिप जॉइंट के नाम से भी जानते हैं इसको। दूसरा इंपॉर्टेंट है टीबिया फिबुला वाला है, तगड़ी वाली, बस तगड़ी वाली, मजबूत वाली है, ध्यान रखना, तगड़ी वाली, देसी भाषा ही काम आएगी। फिबुला, बताओ फिबुला कैसी है, पतली, सपोर्टिंग बोन होती है, पतली और सपोर्ट देने वाली।
आया बेटा, तगड़ी वाली और पतली वाली तगड़ी। तगड़ी कैसे, ग आएगा ना, तगड़ी, तगड़ी वाली। तगड़ी वाली टीबिया, पतली वाली, बस यही है। अंगूठे वाली पड़ोसन, बस गया। ये लेबलिंग वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकते। मई तक तो याद है ये चीज। अब बच्चों अगला जो हम बात करते हैं इसके अंदर, ये सब खत्म करते हैं। और इसमें मुझे बताओ कि जो जॉइंट बनता है ना, हिंज जॉइंट, उसमें किसकी भूमिका नहीं होगी? कौन है? टीबिया और फीमर जो है वो क्या भूमिका निभाएंगे? हिंज जॉइंट। क्या है? हिंज जॉइंट बनाने के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा, घुटना संधि जिसे कहते हैं। हो गया? चलो इसको खत्म करते हैं और संधियों में चलते हैं। हाँ बोलो। किसका? पटेला का? पटेला एक्चुअली में ढकनी होती है। ढकनी क्या करती है, इसके बीच में जो जॉइंट के नीचे जो है ना साइनोवियल जॉइंट्स होता है, उसका प्रोटेक्शन करती है। फ्रिक्शन तो करती, फ्रिक्शन तो वो फ्लूइड करता है। ढकनी कभी फ्रिक्शन का काम नहीं करती, वो प्रोटेक्शन का है। नी कैप है, ये केवल आपके प्रोटेक्शन के लिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, गुडाले चलते हैं या नीचे गिर जाते हैं तो गोड़े छूलते हैं, लगती नहीं है जॉइंट के, क्योंकि जॉइंट फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो वो उसमें फिर मूवमेंट में दिक्कत आएगा आपके। तो ये केवल सुरक्षा करती है। ठीक है, मेन तो जो अंदर ग्रीस होता है ना, साइनोवियल द्रव, वो घर्षण को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, और वो हमारा है जॉइंट, संधियां। संधियों को हम कहते हैं कि बेटा इसके अंदर दो अस्थियों के बीच में जो हम बात करते हैं, जॉइंट का मतलब दो संधियों के, दो अस्थियों के बीच में जो स्पेस है, जॉइंट है, संधि बोलते हैं उसे। परिभाषा कहना भी बड़ा मुश्किल होता है इसमें। दो अस्थियों को जोड़ने वाला जो हम बात करते हैं, जो संरचना है, उसको ये क्या नाम दिया गया है? जॉइंट नाम दिया है। ठीक है, स्पेस बिटवीन टू बोन, दो अस्थियों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी? जॉइंट। क्या कहलाएगी? जॉइंट कहलाएगी। इसका पिक्चर बनाएंगे जब ज्यादा क्लियर होगा। यहां जो हम बात करेंगे इस जॉइंट के अंदर बेटा, पहला जो प्रकार हम पढ़ने वाले हैं वो फाइब्रस जॉइंट है। क्या बेटा? फाइब्रस जॉइंट की हम बात करते हैं। रेशमय या तंतुमय, रेशमय या तंतुमय। अब देखिए खोपड़ी का पिक्चर देखिए आप। खोपड़ी के अंदर आपने लाइनें देखी होगी, सीवनी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवनी कहते हैं। हमारे पास खोपड़ी का पिक्चर भी पड़ा है, ये देखो, एक बार फोटो देख लो। ये जो लाइनें दिख रही है आपको, ये लाइनें सीवनी सूचर्स कहलाते हैं। ये लाइनें वास्तव में जॉइंट है, जो इन फ्रंटल को पैरेटल के साथ, पैरेटल को टेम्पोरल के साथ, इसको ऑक्सीपिटल के साथ क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। और ये फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं सबसे मजबूत जॉइंट होते हैं। और हम कहा कहते हैं कि इनमें कोलेजन तंतु होते हैं, और ये कोलेजन तंतु इनको ज्यादा दृढ़ता पूर्वक जोड़ने का क्या करते हैं? काम करते हैं, है ना। और दूसरी बात है, जब दृढ़ता पूर्वक जोड़ेंगे तो इसमें कोई हलचल या मूवमेंट नहीं। आपने खोपड़ी घूमती हुई देखी होगी कि इनमें टेम्पोरल पैरेटल घूमते हुए देखे। क्या खोपड़ी के अंदर ये अस्थियां घूमती कभी देखी? पूरी खोपड़ी घूम सकती है। ये अस्थियां कभी, ये देखो, ये हिल नहीं सकती इधर से इधर, क्योंकि ये अगतिशील होते हैं। क्योंकि इनमें कोलाजन तंतु इतने दृढ़ता पूर्वक जुड़े होते हैं, इनको दृढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं, इसलिए इन्हें फाइब्रस जॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोलेजन फाइबर की वजह से इनका नाम क्या पड़ा? दूसरा हमारे जो ये हमने पढ़ा था मैंडिबल और मैक्सिला, इन अस्थियों के अंदर जो गर्त होते हैं उसमें जो हमारे दांत फिट होते हैं, इसे थीकोडोन या गर्त दंती कहा जाता है। मगरमच्छ और हमारे दांत गर्त दंती होते हैं, थीकोडोन, क्योंकि हमारे दांत इन अस्थियों के सॉकेट के अंदर गर्त में धसे होते हैं। आप देखिए दांतों कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं, टूट भी जाता है। दाढ़ें जो होती है ना हमारे, इसको भाई साहब डॉक्टर भी गजब का हाथाजोड़ी करता है, भाई बहुत मुश्किल मामला होगा, क्योंकि ठेठ डीप तक होते हैं। दाढ़ें जो होती है ना बेटा, है ना, मॉलर टीथ है,
एनेस्थीसिया यूज करना पड़ता है, आप जानते हो इसने निकाली हो तो क्योंकि ये गर्त दंती है और ये जो जॉइंट होता है वो भी फाइब्रस होता है। क्या होता है? यानी दांत जो जबड़े की अस्थियों में धसे होते हैं वो भी क्या है? फाइब्रस जॉइंट। इलियम, इशियम, प्यूबिस आपस में जुड़ी थी, फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी थी। आया समझ में? 3 बेहतरीन उदाहरण है और कुछ भी नहीं है। अच्छा लिखिए बच्चों, फाइब्रस में कोलेजन से जुड़े होते हैं। अगतिशील है, कैसे होते हैं ये बेटा? अगतिशील संधियां होती है, कोई मूवमेंट इसमें नहीं देखने को मिला, नॉन मूवेबल। क्यों, किससे जुड़े होते हैं बच्चों ये? कोलेजन फाइबर रेशों से जुड़े, दृढ़तापूर्वक जुड़े, दृढ़तापूर्वक जुड़े। सबसे मजबूत मानते हैं। उदाहरण सबसे मेन है जो एग्जाम में आएंगे, खोपड़ी में। कहां बेटा? स्कल के अंदर, खोपड़ी में जो सीवनियां होती है ना, सूचर, ये जो इनको मजबूती देती है स्कल के अंदर। दूसरा बच्चों, हम बात करते हैं हमारे जो दांत होते हैं, है ना, जबड़ों की अस्थियों में धसे दांत, जबड़ों की अस्थि में धसे दांत, ये भी ये जॉइंट होता है। या तीसरा हम कहें कि जो हमने पढ़ा, कॉक्सल बोन की जो सारे भाग थे आपस में जुड़ रहे थे और एक ही बोन हमने नाम दिया, इलियम, इशियम व प्यूबिस। बड़ा अच्छा सवाल आता है, प्यूबिस के मध्य। ये 3 जो चीजें बड़ी खूबसूरत रहेगी, जहां पर मजबूत जॉइंट है, कोई गति यहां देखने को नहीं। तो किस जॉइंट को अगतिशील कहा जाता है? फाइब्रस जॉइंट। किस वजह से? कोलेजन रेशों की वजह से दृढ़ता देखने को मिलती है। अब बात ठीक हो गया? इस संडे नहीं है ना टेस्ट, तो अगले संडे ना। अभी वो सब वहाँ बीमार पड़े हैं, मैंने पूछा है सिलेबस तो बताओ, सब छुट्टियों भी छुट्टी हुए, पूरी टीम छुट्टी पे उधर। और आगे से आएगा यार, थोड़ा सा डिले होता है यार उधर से। हाँ जी, सिलेबस तो जो चल रहे हैं वो तो याद करनी ही, करंट 2-2 चैप्टर तो कम से कम याद करो। टीटी है ना, तो वो तो आएंगे ही आएंगे ना, नए वाले दो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम है, और उसमें हार्ट वाला पढ़ना है। पढ़ लिया? करो फिर, मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। सैटरडे को रख लें? हैं? चलो पक्का, मजा आ गया। पक्का देख कराना छुट्टी हो। लो हो गया बेटा? अरे हो गया ना? चलो, तुम्हें, मुझे ज्यादा खुशी होती छुट्टे से, तुमसे ज्यादा था। कार्टिलेजिनस बच्चों, कार्टिलेज का मतलब यहां पर अब जो देखिए एक नई चीज हमें और पढ़नी है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। नाम सुना? 2 प्यूबिस के बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस होते हैं। जहां हमने टिश्यू में भी चीज कहा था, क्या? श्वेत के पीत, श्वेत फाइब्रस, कार्टिलेज उपास्थि। याद आ रहा है? जानबूझ के लिखा। ये कशेरुकाएं जो होती है हमारे अंदर बच्चों, जो हम बात करते हैं, ये इस प्रकार की जो कशेरुकाएं हैं, ये ऐसा एक डायग्राम बना लेते हैं। बहुत है इतना तो, बोले इसको तो कितना खींचते रहो। अब यहां जो गैप नजर आ रहा है आपको, देखो ये दिख रहा है आपको गैप, ये जो गैप है, ये जो गैप है, आया बेटा?
इस चीज को हमने क्या नाम दिया? याद कीजिए जो हमने कहा था कि जो पसलियां होती है वो कशेरुक दंड से दो सिरों द्वारा जुड़ी होती है, इसलिए पसली को बाइसिफेलिक कहा, दो मुख वाली। याद आ रही है? ये इस तरह से पसली जुड़ती है। अब इसके बीच में जो दिख रही है गतियां, ये व्हाइट फाइब्रस श्वेत तंतुमय उपास्थियां हैं जो हल्की सी गति करते हैं, इसलिए कशेरुकाएं साइकिल की चेन की तरह है। साइकिल की चेन आराम से देखिए, मुड़ती है कि नहीं मुड़ती है? बस साइकिल की चेन है ये, उसमें हल्की सी जो गति, कड़ियां कैसी होती है, कैसे ऐसे ऐसे, ये कड़ियां ऐसे हो सकती है ना, बस। और ये जो मूवमेंट है हल्का सा जो हम बात करते हैं, बुढ़ापे के अंदर ये धीरे धीरे जो हम बात करते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती रहती है, थोड़ा मुड़ना मुश्किल होता है, होता कि नहीं होता है? तो बस ये आपने बड़ा अच्छा कि कशेरुकाएं निकाल दे तो क्या होगा भाई साहब, इसके बीच में से हम कह रहे थे न्यूरल कैनाल है, और उसमें थोड़ा सा यहाँ डिस्क भी हल्की सी भी खिसकती है, तो जो नीचे से अंदर के बीच में से कौन जा रही थी? मेरू, उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। बहुत गजब है, थोड़ा सा भी खिसक जाती है ना बहुत, अरे हल्की सी मोच आती है मसल की, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा कोई इंसान। इसे साइटिका कहते हैं, मैंने एक बार बताया था आपको, पूरा पैर आपकी जर्क करेगा, और रात को जो सोता आदमी तो उसका पैर हिलेगा। बहुत गजब की स्थिति होती है, इसे साइटिका कहा जाता है। बड़ा मुश्किल इलाज होता है इसका, पूरा का पूरा पैर है ना यहां से लगाकर ठेठ पूरे तक दर्द करेगा। चलिए, आप डॉक्टर बनोगे ज्यादा, तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं, ये है श्वेत तंतुमय उपास्थि। दूसरी जगह बेटा कहां पढ़ा था हमने, इसको बताओ। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं उपास्थि में संधियां जो श्वेत तंतु में उपास्थि की बनी होती कैसी होगी? कम गतिशील बेटा, है ना, कम गतिशील या हल्की गतिशील, स्लाइटली मूवेबल कहते हैं एनसीईआरटी। ये कम गतिशील है, कैसी है बेटा? कम गतिशील होगी। और दो उदाहरण जो हम बात करेंगे इसमें कशेरुकाओं के बीच में बेटा, इंटरवर्टिबल डिस्क एनसीईआरटी ने बोला, क्या बेटा? इंटरवर्टिबल डिस्क, कशेरुका के मध्य इंटरवर्टिबल डिस्क। दूसरा बेटा जो हम बात करते हैं उदाहरण, प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बेटा? प्यूबिक सिम्फाइसिस पढ़ चुके हो? अरे रिलैक्सिन हार्मोन उसे रिलैक्स करता है डिलीवरी के टाइम के अंदर। तो ये जो चीजें हैं कार्टिलेजिनस है। क्या है? कार्टिलेजिनस। तो कशेरुका की मध्य प्यूबिक सिम्फाइसिस की बात करते हैं, उपास्थीमय संधियां। क्या है बेटा? उपास्थीमय संधियां। और एक ऑलरेडी पढ़ चुके, हालिन उपास्थि से कौन जुड़ी होती है? पसलियां और उरोस्थि, है कि नहीं? वो ज्वाइंट ही तो है। अरे पसलियां उरोस्थि से किसके द्वारा जुड़ी होती है? हाइलिन। तो वो कौन सा ज्वाइंट हो गया? कार्टिलेजिनस। अंडरस्टैंडिंग है, देखो ऐसे आया, जो छोटी छोटी चीजें हैं। चलो, पसलियां और उरोस्थि के बीच में जो ज्वाइंट है वो भी ये हो गया। कशेरुका के मध्य और प्यूबिक सिम्फाइसिस, उपास्थीमय संधि कैसी गति को दर्शाएंगे बेटा? कम। इसमें कौन होगा? श्वेत तंतुमय उपास्थि होती। कौन होती बेटा? चलिए तीसरा लास्ट बचेगा, सिनोवियल जॉइंट। ये जॉइंट के ऊपर लिख देना नीट 24 बेटा, है ना? जॉइंट जहां से शुरू किया ना, नीट 24 लिख देना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जॉइंट जहां लिखा ना हेडिंग, ये पहली पसंद होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहली चीजें ये बीमारियां जॉइंट, ये पहले पढ़ने आपको। हो गया? दो एग्जांपल याद रखिए एनसीईआरटी वाले। चलिए, अब जो बच्चों तीसरी चीज हम बात करने वाले हैं, और वो है हमारा साइनोवियल जॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें भी साइनोवियल जॉइंट। बड़ा हिंदी में भी यही बोलेंगे ना, सिनोवियल या साइनोवियल। हिंदी में सिनोवियल लिख लेते हैं, संधि।
साइनोवियल जॉइंट में बच्चों एक खास बात है, इसमें गैप ज्यादा रहता है। अब आप देखेंगे इस प्रकार के अंदर जो हम बात करते हैं, ये अस्थियां हैं और इस अस्थियों के अंदर भी एक और ये जो भाग मैंने बनाया है, ये लिगामेंट से अटैच होंगे। हम्म कौन सी कॉम्पैक्ट का आइडिया दिया था मैंने एक बार, बस। अब यहां देखिए इसके अंदर दो चीजें बड़ी खूबसूरत है। कलर कौन सा ले यार, कलर का ये लेना पड़ेगा। देखिए दो अस्थियों के बीच में गैप ज्यादा है और इस गैप की बच्चों हम बात कर रहे हैं। यहां ये दो झिल्लियां हैं, एक बार सबका ध्यान 1 मिनट के लिए बेटा। अब देखिए दो अस्थियां, अंदर वाली का नाम क्या है, स्पंजी, और स्पंजी बॉन्ड के अंदर ही आरबीसी बनता है, ध्यान रखना। कॉम्पैक्ट बॉन्ड के अंदर बच्चों, क्योंकि रेड बॉन्ड मेरो जो हम बात करते हैं लाल अस्थि मज्जा, वो इसी के अंदर होता है। स्पंजी के अंदर ही लाल अस्थि मज्जा होती है, आरबीसी यही बना सकती है। कॉम्पैक्ट बॉन्ड के अंदर येलो यानी पीत मज्जा होता है, ये फैट बनाती है, वसा बनाती है। सेंटर वाले पार्ट के अंदर ही बच्चों ध्यान रखना आरबीसी का निर्माण हो सकता है। और जो हम बात करते हैं आरबीसी बनाने वाली, हमारी ये उरोस्थी है, पसलियां हैं, क्लेविकल है, ये वाली बोन ज्यादा काम करती है भाई, गजब बनाती है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है, ऊपर है क्या यार, आपस इधर सबका ध्यान। अब बच्चों ये देखिए व्हाइट जो दिख रही है ना ये झिल्ली, इसे कहते हैं आर्टिकुलर। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसमें बेटा, देखिए वापस ये आर्टिकुलर झिल्ली कहलाती है। ऊपर और नीचे व्हाइट वाली है ना, वो आर्टिकुलर झिल्ली कहलाती है। और ये जो ग्रीन वाली है वो सिनोवियल झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? और सिनोवियल झिल्ली के अंदर जो बच्चों हम बात कर रहे हैं, सिनोवियल गुहा है और इसमें एक द्रव होता है। और ये जो द्रव है किसकी तरह काम करेगा? स्नेह, ग्रीस है। और यही घर्षण को क्या करता है? कम करने का काम करता है। कहते हैं कि ये ग्रीस अगर बुढ़ापे में हम बात करते हैं कम होता जाएगा, सॉलिड होता जाता है, कण बनते हैं। इस कण को कहते हैं पेनस। क्या कहते हैं? और ये कण आपस में रगड़ खाते हैं तो कड़कड़ की आवाज आती है। और एक बीमारी जिसे हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया, जहां ये कण ज्यादा बन जाते हैं और कण जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ग्रीस कम हो जाएगा, द्रव कम हो जाएगा, तो ये हड्डियां और क्लोज हो जाएगी,
जब मुड़ेगा घुटना तो फिर ये घर्षण करेंगे और उस वजह से जबरदस्त दर्द होता है। कहते गठिया में तो हड्डियों के टच करते ही इतना जबरदस्त पेन होता है, उसे ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड के अंदर आर्टिकुलर झिल्ली का रोल होता है और उसके अंदर एक में सिनोवियल झिल्ली का स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। जहां जॉइंट होते हैं ना पूरा रेड रेड होगा और हल्का सा आपने ऐसा टच किया ना गजब का दर्द होता है। ये हम बीमारियों में पढ़ेंगे, फिलहाल हमें जॉइंट पे ध्यान देने का है। तो बीच में जो गुहा है सिनोवियल गुहा, जिसमें द्रव भरा होगा, स्नेहक की तरह काम करेगा, घर्षण को कम करेगा। ठीक है भाई। तो आप देख सकते हैं गैप पे तो सबसे ज्यादा गति वाला कौन सा जॉइंट हुआ? सर्वाधिक गति। हम कह सकते हैं गतिशील जॉइंट होते हैं, सबसे ज्यादा गति करते हैं, सर्वाधिक गतिशील। सर्वाधिक गतिशील, सबसे ज्यादा गतिशील यही होता है। बीच में क्या होता है? गैप की वजह से। बिल्कुल कौन नहीं करेगा? फाइब्रस। हल्का कौन करेगा? कार्टिलेजिनस, उपास्थि वाला। सबसे ज्यादा कौन करेगा? इसे मुक्त गतिशील भी कह सकते हैं। सर्वाधिक गतिशील या फ्रीली मूवेबल, यानी मुक्त गतिशील, किसी भी दिशा में कर सकता है। सर्वाधिक गतिशील या मुक्त गतिशील संधियों के नाम से इनको जाना जाता है। अब इनके प्रकार बड़े इंपॉर्टेंट है, काफी ने आपने नाम सुन लिया है, मेरे लिए कोई नई बात भी नहीं होगी। बॉल एंड सॉकेट, पाइवोट, धुराग्र संधि, कब्जा संधि, सैडल जॉइंट, सब आते हैं आपको। जी बिल्कुल सही है। वो तो उसमें यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी आर्टिकुलर झिल्ली में। बिल्कुल आईजीएम होता है ना, वो अटैक करता है। इम्यूनोग्लोबिन एम की वजह से रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, सो प्रतिरक्षा विकार है, खुद की बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरा अटैक करता है। और उसके अंदर जो प्रभावित चीज है ना वो ये होती है। ठीक है, ये ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में पढ़ते हैं आप लोग। बीमारी हम आगे पढ़ेंगे ना, ऑस्टियोपोरोसिस, टिटेनी तो दे रखी है ना, माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गाउट। गाउट पढ़ भी चुके हैं और पढ़ लेंगे। यूरिक एसिड का जमाव संधियों में, याद आ रहा है? गाउट। ओके बेटा, इसमें कुछ लिखना नहीं है, एक समझने के लिए डायग्रामेटिक होता है। एनसीईआरटी ने भी इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, तो एक आइडिया होना चाहिए। सिनोवियल जो है, एक मैं बोलूं एआर का सवाल, सिनोवियल संधियां जो है मुक्त गति को दर्शाती है। तर्क, क्योंकि इनके मध्य सिनोवियल गुहा होती है जिसमें एक सिनोवियल द्रव भरा होता है जो इनके लिए उत्तरदायी होता है। सही है, ग्रीस है जो उनको फ्री मूवमेंट करवाएगा। बस बेसिक के पॉइंट लिखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे इनके प्रकार की हम बात कर लेते हैं फटाफट। प्रकार, इन्हीं के प्रकार बच्चों, नाम नाम लिखेंगे, बाकी सब आपको आता है। इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना, हिंदी में याद नहीं करना। बॉल एंड सॉकेट याद है बेटा? बॉल एंड कंदुकैन खलिका संधि, कंदुकैन खलिका संधि। उदाहरण बताओ, मैं तो यही लिखूंगा। शोल्डर जॉइंट, कंधे की संधि, शोल्डर जॉइंट। आ गया बेटा? कंधे की संधि किस किस के बीच में है? ग्लेनोइड गुहा ह्यूमेरस की, याद आ रहा है? पूरा लिखूं क्या वापस? पढ़ चुके हैं ना? ह्यूमेरस की, ग्लेनोइड गुहा और जो इसमें स्केपुला की, ग्लेनोइड गुहा और ह्यूमेरस। पूरा लिखूं कि नहीं लिखूं? पढ़ चुके हैं ना? लिख लें? लिख लेते हैं यार, बच्चे के। बस लिखाओगे। दूसरा बताओ, हिप जॉइंट, कूल्हे की संधि, कूला समझते हो? कूली, हिप जॉइंट।
कूल्हे या हिप जॉइंट की संधि बच्चों बताओ किस किस के बीच में होगी? फीमर व शोनी मेखला की याद आ रहा है? शोनी मेखला की एसिटाबुलम, एसिटाबुलम गुहा। दो बार लिखा तो याद हो गए होंगे यार। MI मुंबई इंडियंस याद आ रहा है? उसमें इंज होता है, पीछे कौन बच्ची? MIS इंकस व स्टेपेज के मध्य। चलो, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जहां फ्री मूवमेंट होता है, चारों दिशा में गति कर सकते हैं, ये है ना, मुक्त गति, हर दिशा में कर सकते, ऑल राउंड। देखो पूरा हाथ देखो मेरा, ऐसे घुमाओ, राइट हैंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है ना, पैर में भी यही मूवमेंट है। ये बॉल एंड सॉकेट होता है, बॉल पूरे सॉकेट में किसी भी तरह से घूम सकती है, उसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। कंधे की संधि और कूल्हे की संधि इंपॉर्टेंट है। और इंकस और स्टेपिस के बीच में भी क्या होता है बेटा? बॉल एंड सॉकेट होता है। तीन उदाहरण। उसके बाद कब्जा संधि, कीवाड़ होता है ना, एक साइड में खुलते हैं, दूसरी साइड में लॉक हो जाते हैं। बताओ, कूने की संधि, घुटने की और एडी, ऐसी होती है एडी, देखो एडी अपने पैर, यही होता है। पूरा नहीं घुमा सकते ना, घुमाना भी नहीं है। ये देखो लॉक होगी बेटा, ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये देखो क्लच, आप देखो अंगुली को भी पीछे नहीं ले सकते, हिंज है, जॉइंट है। ये देखो, अब आपको ये तो घूम रही है, पर आप यहां से भी तो घुमा रहे हो, एक सीधी घुमा के दिखाओ, नहीं होगा, बैंड नहीं होगी, एक साइड में ही है। ये जनरली आप यहां से मोड़े तो मुड़ रही है, बाकी ये नहीं मुड़ सकती पीछे। ये हिंज जॉइंट है, क्या है? कब्जा संधि, एक दिशा में घूमते हैं, एक दिशा में, एक दिशा में, एक दिशा में। बॉडी को देखने का अपने को। नंबर 2, हिंज जॉइंट, कब्जा संधि। बोलो बेटा, एक दिशा में गति होगी, क्या बेटा? एक दिशा में गति हो, दूसरा लॉक हो जाता है, एक दिशा में गति। एग्जाम्पल बताइए, कुहनी, एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, घुटने की संधि, घुटना संधि हम कह सकते हैं नी जॉइंट, क्या बेटा? नी जॉइंट। एडी, एंकल जॉइंट, एंकल, एडी का, एडी संधि है ना, एडी की संधि, एडी, एंकल जॉइंट। और बताओ, मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस, मेलियस व एंकस, इंग्लिश में लिखता हूं ताकि याद भी रहे मुंबई इंडियंस के हिसाब से, व एंकस, मुंबई इंडियंस हीरोज, एच हिंज। देखो इंकस और स्टेपिस के बीच में तो था बॉल एंड सॉकेट, और मुंबई इंडियंस के बीच में हिंज। देखो मुंबई इंडियंस, एम, मुंबई इंडियंस, इंकस, हीरोज, हिंज। तो ये सब जो है बेटा एक दिशा में जा रही है, ये सारी। और वो ये भी कह सकते हैं अंगुलास्तियों के बीच में जो हो रही है, अंगुलास्तियां, पैलेंजेस, अंगुलास्तियों के मध्य, बिटवीन पैलेंजेस। समझ में आया? रटना कुछ भी नहीं है, अपने आप को देखना। देखो एक साइड में हिंज, हिंज, एडी, हिंज, आया, अंगुलियां देखो, क्लच, एक दिशा में ऊपर जा रहे हैं क्या? अब देखो ये तो यूं कर रहा हूं मैं, यूं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक दिशा में जा रहे हैं। देखो गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल है। बाइक को रेस देते समय किसका इस्तेमाल किया जाता है? और कलाइयों का। भाई साहब खींचती है यहां से।
गाड़ी को रेस देना कभी है ना, और टाइट करना। मैं कह रहा हूँ जो बाइक है ना, बाइक पे ना जो टाइट वाला है, सॉफ्ट वाला रबड़ मत चढ़ाना, फिर देखना रेस में ये मोड़ना पड़ता है। टाइट होती है ना भाई गाड़ी को, रेस टाइट करना, ये जोर लगेगा यहाँ से, ज्यादा देर तक चला भी नहीं सकते, देखना भाई खिंचाव होगा यहाँ से कलाइयों पे। एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट मेलिस के बीच में और अंगुलास्तियों के बीच में। चलिए अगला जॉइंट हम बात करते हैं, पाइवोट। एक फिक्स है, दूसरी उसके ऊपर, बताओ रेडियस किसके ऊपर, और फ्री हिट एटलस और एक्सिस के बीच में। सब पढ़ा चुके हैं ना, हो गया, थोड़ा स्पीड से कर लीजिए। ये जॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चले बेटा, पीछे हो गया। चलिए अगला जो हम बात करते हैं, चौथी चीज, वो है पाइवोट जॉइंट। क्या बेटा, पाइवोट जॉइंट को हम बात, बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं, उसे टाइम लगेगा यार, दोनों शब्द मुझे लिखने हैं आप लोगों के लिए, नहीं दोनों याद रखने हैं। दुराग्र, चीजें ये टेक्निकल है, दोनों शब्द लिखने हैं मैडम, हमें इसलिए लग रहा है। तीसरा है, तो बच्चों हम बात करते हैं, यहां पे देखो एक फिक्स रहेगी, दूसरे उसके ऊपर क्या करेगी, एक अस्थि क्या रहती है, स्थिर रहती है। एक अस्थि कैसी रहेगी, फिक्स, स्थिर फिक्स, और दूसरी उसके ऊपर क्या करेगी, गति। ये ध्यान रखना, दूसरी उसके ऊपर गति करती है, के ऊपर या आजू बाजू गति। तो ये इसका मीनिंग है बच्चों, मैं मीनिंग भी लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है दुराग्र। एक फिक्स होगी, दूसरी उसके ऊपर क्या करेगी, मूवेबल करेगी। चलो दो बताइए, एटलस और एक्सिस। एटलस, एटलस को C1 के C2 पक्का, वो एक्सिस C2, किसे यस बॉन्ड कहते हैं, नो बॉन्ड। चलिए दूसरा, रेडियस किसके ऊपर घूमेगा, पड़ोसन। हाँ याद हो गया तुम्हें तो, ये देख लो भाई, है कि नहीं है, बस। चौथी चीज बच्चों हम बात कर लेते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग का मतलब विसर्पण, क्या होता है, विसर्पण। एक दूसरे पर फिसलेगी अस्थियां, चिटियां कलइयां, ये देखो एक दूसरे पे क्या करती है, टार्सल टार्सल और कार्पल कार्पल, खत्म, एक दूसरे पे फिसलन होती है। ये देखो यहाँ पे जो उरोस्थी और क्लेविकल के बीच में जब हम सांस लेते हैं, तो ये थोड़ी सी हल्की सी क्या करती है, विसर्पण करती है। कार्पल के मध्य और टार्सल के मध्य, पांचवी अंतिम हम बात कर लेते हैं, लास्ट, सैडल जॉइंट। रेडी, देखो एक बार, एक 5 सेकेंड, ये रेडी का साइन था, ये सैड, सैड होता है, रेडी हो तो भी कौन सा, अंगूठा, सैड होते तो भी अंगूठे वाली रेडियस, और अगर अंगूठा ऐसा होता तो सैड। अब मेरी हाथ को देखना भाई, कुछ नहीं करना, सीखने का कमाल देखो, ये अंगूठे का मेटा कार्पल है, कौन है, और ये किसके साथ, कार्पल के साथ जॉइंट बना रहा है, ये देखो, फ्री है। अरे एक चीज सुनाओ, कैसा है फ्री है, तो मतलब बॉल एंड,
यानी बॉल और सॉकेट जैसा ही जॉइंट होता है जो अंगूठे में पाया जाता है, ये भी मुक्त गति को दर्शाता है। बहुत गजब की चीज है, ये भी बॉल एंड सॉकेट का ही रूप है, परंतु कहां मिल रहा है? अंगूठे की मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में। याद रखना, सैडल जॉइंट। कार्पल व अंगूठे की मेटाकार्पल। चलिए, इसी के साथ हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। कौन सा? क्यों? वहां नहीं, हाथ वाले के लिए यूज करते हैं। ये इस तरह का मूवमेंट अंगूठा नहीं कर सकता, पैर वाला बहुत कम मुश्किल होता है, ये ज्यादा फ्री मूवमेंट शो करता है। अंगूठे की कार्पल मेटाकार्पल बेटा ध्यान रखना, सैडल जॉइंट है। ग्लाइडिंग में कार्पल कार्पल और टार्सल टार्सल के बीच हल्की गति होती है। एटलस एक्सिस रेडियस चलना, पाइवोट धुराग्र संधि, कंधे की संधि, कूल्हे की संधि, बॉल एंड सॉकेट, है ना। कब्जा संधि हिंज जॉइंट में, कूनी, घुटने की संधि, एंकल फेवरेट है मेरे हिसाब से, ये 2024 में आना ही चाहिए। जॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसी के साथ हमने इस बॉन वाले चैप्टर को क्या किया? फिनिश किया बेटा। और लगाइए हेडिंग, अब जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे इसमें पेशी, और पेशियों के अंदर उससे पहले है गतियों के प्रकार, एनसीईआरटी ने दिए हैं, ठीक है। और फिर हम पेशी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अस्थि कंकाल पूरा कदम। अब दूसरा इसी के अंदर टॉपिक है बेटा पेशी तंत्र। क्या बेटा? वो हम पढ़ने वाले, पेशियों की संरचना, उनकी कार्यविधि, फिर रोग रहेंगे अपने, ठीक है। हर चिप्टी, हर कोई चैप्टर है ना, उसमें कोई चीज देखा करो, क्या है, क्या पढ़ रहे हैं अपन। जैसे अस्थियों के अंदर क्या था? अकाउंट था, मोटा मोटा अकाउंट ही पढ़ा हमने, किस जगह कौन सी अस्थि है, उसकी संख्या कितनी है, यही था। संरचना तो हमने पढ़ी नहीं। उसके बाद फाइनली क्या पढ़े? जॉइंट पढ़े। क्या पढ़े? बस दो चीजें ही थी इसमें, तो नहीं है। अच्छा, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, गति के प्रकार। लगाओ हेडिंग बड़ा, एक नई चीज है, फिर पेशी शुरू करेंगे। मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ मूवमेंट। नोट्स लिखने, बायो में नोट्स जरूरी होता है, ध्यान रखना। समझाने में मेरे कुछ नहीं, मैं तो इस चैप्टर को एक दिन में खत्म कर सकता हूँ। फैक्ट है, बाद में बताऊंगा तरीका। कोर्स हो जाए एक एक दिन में एक चैप्टर, आधे घंटे में भी करा सकते हैं अपन। आप पूरा याद होना चाहिए आपको, रिवाइज मैं करवा दूंगा, ठीक है। यार मैंने एक महीने में पूरा क्रैश कोर्स करवाया, हिंदी मीडियम का, मेरे अंडर ही था पूरा। वो 38 चैप्टर करवाए। अभी बड़ा होगा रिकॉर्ड किसी के पास तो ले लेना, नीट में बहुत काम आएगा। तो पॉसिबल है यार, बस आपको क्या अभी समय लगेगा लिखने के लिए, धीरे धीरे। बाकी तो चित्रों से अपने उसको खत्म कर सकते हैं समझने में, तो लिखना, तो लिखने में टाइम लगता है, आपको हमेशा ध्यान रखना। और दूसरी बात है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड लिखने पड़ते हैं। इंग्लिश मीडियम में तो एक वर्ड ही यूज करना पड़ता है। हिंदी एनसीईआरटी में कई गलतियां हैं, तो आप प्योर एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ सकते ना, समझ में आती है, याद होती है क्या वो? पता ही नहीं चलता कहाँ क्या लिखा है, कहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ी चीजें हैं। सेकंड, आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे रहेगा, डिजाइनिंग क्या रहेगी, कई चीजें उलझन है बच्चे के अंदर। केवल एनसीईआरटी पढ़ने से ही काम चलता तो घर बैठ के ही पढ़ लेते हैं। ये तो सबको ही पता है एनसीईआरटी से आने वाला, फिर नंबर क्यों नहीं आते पूरे में से पूरे। चीज है, पढ़ने के बाद उसकी एप्लीकेशन जरूरी है, उसको समझना जरूरी है कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, किस तरह से पूछा जाता है। एक शब्द बदलता है तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, सोचना पड़ेगा यार ये क्या क्या होगा इसका, ठीक है। ये है गतियों की। अगर हम बात करते हैं, कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं टिश्यू में। सीलियरी गति पढ़ चुके हैं, कशाभिकी गति। सीलिया कहाँ मिलता है आप मुझे बताओ? श्वसन तंत्र में सर ने पढ़ाया होगा, हमने भी पढ़ा होगा। तो आप देखिए, ट्रेकिया जो है श्वास नली,
श्वास नली में जो सीलिया होते हैं वो डस्ट, धूल के कण, सूक्ष्म जीवों को बाहर निकालने का काम करते हैं। सबसे मुख्य गति सीलियरी गति ही मानी जाती है जीवों के अंदर। सबसे ज्यादा पूछ ले सबसे कॉमन कौन सी गति होती है, वो सीलियरी गति होती है। अंडवाहिनी पड़ी होगी, अंडवाहिनी के अंदर जो अंडे की गति होती है बेटा वो सीलियरी गति होती है। अंडा एम्पुला तक पहुंचता है वो सीलिया के द्वारा पहुंचता है। आया समझ में आई चीजें। और अंडे के अंदर जो हम बात करते हैं जो गति है, और अंडवाहिनी के अंदर जो कोशिकाएं वो स्तंभाकार उपकला होती है। कौन सी होती है? ये इसी चैप्टर में भी है, टिश्यू में भी है, और मानव जनन में कितनी जगह चीज लिखी है? 3 जगह चीजें लिखी, इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कई बार नीट में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडवाहिनी में अंडे की कौन सी गति होती? सीलियरी। श्वास नली में धूल के कणों को निकालने के लिए सीलियरी गति होती है। शुक्राणु के अंदर कशाभिकी गति, या शैवालों में हम युग्मकों की बात करते हैं कशाभिकी गति। ब्रायोफाइट्स पढ़ा हमने, शैवाल पढ़ा था, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सबको जल चाहिए था। निषेचन के लिए क्या चाहिए था? जल चाहिए था। तो आप देख सकते हैं जहां कशाभिका है तो कशाभिकी गति करेंगे। और दूसरा बच्चों हम बात करते हैं पेशी गति। लास्ट पेशी गति के अंदर बच्चों हम बात करते हैं हड्डियों के साथ जो पेशियां जुड़ती है। देखो मेरी ये जो मूवमेंट हो रही है क्या है? पेशी गति है। हड्डियां गति नहीं कर सकती है, हड्डियों के साथ ये पेशियां जुड़कर संकुचन करती है, प्रसार करती है, शिथिलन करती है। आया समझ में? इसी को कहते हैं पेशीय गति। अब डब्ल्यूबीसी की गति कौन बताएगा? अमीबॉइड पढ़ा चुके हैं, सेल में भी शब्द था और यहां भी हम बात करते हैं। और वहां रक्त वाले में पढ़ा था डब्ल्यूबीसी अमीबी आकृति की होती। कैसी होती है? तो इनकी गति को क्या कहते हैं? महाभक्षणु कोशिका। डब्ल्यूबीसी ये अमीबीय गति के द्वारा रोगाणु के पास पहुंचती है। आया? इसे डायापेडेसिस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? यानी डब्ल्यूबीसी का रोगाणु के पास पहुंचने को क्या कहते हैं? डायापेडेसिस कहते हैं। समझ में आ गई चीजें? ये कुछ नाम है बेटा, सीधा डायरेक्ट इक्वेशन बनेगा। चलो एक ही करके देख लेते हैं। पहली कौन सी बेटा? सीलियरी गति। सीलियरी गति। दूसरा बेटा हम बात करते हैं अमीबीय गति। और बताओ तीसरा क्या बेटा इसके अंदर? कशाभिकी गति। और लास्ट है पेशी गति। क्या है? पेशी गति, मस्कुलर मूवमेंट। तो सीलियरी गति में मुझे बताओ कहां देखने को मिलेगी? एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल है ना। ट्रेकिया, ट्रेकिया बोले तो श्वास नली में, ट्रेकिया या श्वास नली के अंदर धूल के कणों को हटाने में, याद है ना? लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगती है, पढ़ चुके आप लोग। और बेटा अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में अंडे की गति। टिश्यू तो मैंने ही पढ़ाया था ना, ये तो लिखवाया होगा। बस फिर आया लौट के, मैंने कहा था शायद ये लोकोमोशन मूवमेंट में आएगा, इंतजार करना। फिर चीजें वही है रे, कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट वापस लौट कर आती है। अमीबीय गति बताओ? डब्ल्यूबीसी महाभक्षणु, महाभक्षणु, मैक्रोफेज, याद है? कशाभिकी में बताओ? शुक्राणु। और बच्चों पादप के अंदर जो युग्मक होते हैं, पादपों के युग्मक पढ़े? शैवाल, ब्रायो, टेरिडो, ये जो चीज है पूरे एनिमल किंगडम के अंदर कहीं कशाभिका नहीं होती है। नॉन कॉर्डेट्स में एक संघ है जिसमें कशाभिकाएं पाई जाती है। नीट में लगातार 2 सालों से वो सवाल आया था, और एनसीईआरटी की लाइन भी नहीं है। वो कौन सा संघ है जिसमें कशाभिका पाई जाती है, जो भोजन ग्रहण करने में, उसे फिल्टर करने में भूमिका निभाती है? स्पंज, पोरीफेरा, कोइनोसाइट, कॉलर सेल। स्पंज के अंदर पूरे एनिमल किंगडम के नॉन कॉर्डेट्स में कहीं कशाभिका नहीं है। एकमात्र ऐसा संघ जहां कशाभिका युक्त कोइनोसाइट्स मिलती है वो पोरीफेरा है। एआईपीएमटी में 2 बार ये सवाल लगातार रहा था, एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं है। बड़ा गजब का है। लिख दूं क्या? क्या रहा है? एनिमल किंगडम आएगा तब हम देखेंगे। और पोरीफेरा, पोरीफेरा के अंदर ध्यान रखना कशाभिकी गति, कोइनोसाइट्स।
पेश गति तो अब पूरा चैप्टर यही पढ़ना, कंकाल के साथ जुड़ी, यानी हड्डियों के साथ जुड़ी, कंकाल के साथ जुड़ी पेशियां क्या कहलाएगी बेटा? पेशियां, पेशी गति। चलिए खत्म हो गया। मैच द कॉलम भी बन सकता है, आप देख सकते 4 ऑप्शन है और 4 उदाहरण के साथ आएगा, ऊपर नाम आएगा और उदाहरण है, जैसे सिलरी, ट्रेकिया, अंडवाहिनी, अमीबिया, डब्ल्यूबीसी, कशाभिकी, शुक्राणु, पेशी गति, कंकाल के साथ, बस ये पैटर्न रहेगा। हर ह्यूमन फिजिक्स में 2 से 3 सवाल है, मैक्सिमम 2, कभी कभी कोई 3 रहा है, बाकी 2-2 सवाल आते हैं। बीमारियों से ही पूछते हैं तो बहुत इजी आएंगे, ठीक है ना, और कुछ नहीं आता ना, दिमाग लोड नहीं लेने का है। एनसीईआरटी को प्राथमिकता में लेने का। दूसरा, अपन जैसे सिलेबस आ जाता है मैं हाईलाइट और कर लूंगा कि जो डिलीटेड पोर्शन है उससे कितने क्या रहेगा, आएंगे कि नहीं आएंगे, उस पर भी काम करना पड़ेगा अपने को। हो गया? तो अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, वो है पेशियां। क्या है? अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, हम टिश्यू पढ़ चुके हैं। पेशियां कुल ऊतक का कितना हिस्सा था? 50%, सबसे ज्यादा था। पेशियों की हम बात करते हैं उत्पत्ति किससे होती है? मीजोडर्म, ये भी पढ़ चुके हैं। और पेशियों की जो हम बात करते हैं अध्ययन को क्या कहा जाएगा? माइकोलॉजी के मायोलॉजी। देखो माइको का मतलब कवक आया, तो मायोलॉजी कहते हैं पेशियों का अध्ययन। एक शब्द आता है जो पेशियों से जुड़ा है, जैसे किडनी के लिए शब्द आता है रीनल, लीवर के लिए आता है हिपेटिक, ब्रेन के लिए आता है एनसेफेलॉन, उसी तरह पेशियों के लिए आता सार्को शब्द। क्या आता है? आया? तो अगर मैं कहूं सार्कोप्लाज्म तो पेशियों का कोशिका द्रव्य, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, सार्कोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोलेमा उसकी झिल्ली। ये सार्को शब्द किसके लिए आया? पेशियों के लिए आता है। तो कभी कभी सार्कोलॉजी भी कहते हैं, पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सार्कोलॉजी। पता अपने शरीर में कितनी पेशियां हो सकती है? बहुत ज्यादा होगी, अनंत होगी, क्या होगी? इतनी भी नहीं होती है, 639। कितनी है? 639, फिक्स है आंकड़ा। 639 पेशियां हैं हमारे शरीर में, और उसमें सबसे ज्यादा पेशियां बैक साइड में होती है। सबसे ज्यादा पेशियां कहां होगी? पीठ में मिलती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खिंचाव को सहन कर सकता है। स्पेशली रेड मसल्स होती है। क्या होती है? एक होती है, मांगी पढ़ेंगे, व्हाइट मसल्स, और एक रेड का मतलब उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो विशेष प्रकार का होता है, जिसमें ऑक्सीजन को धारण करने की जबरदस्त क्षमता होती है, वो है मायोग्लोबिन। क्या है? और जहां मायोग्लोबिन है उसका रंग रेड हो जाता है पेशियों का, तो उसे कहते हैं लाल पेशियां। क्या कहते हैं? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी भरे भरे से होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होती है? रेड मसल्स के पास होती है। किससे? रेड मसल्स के पास रहती है। आया? इसलिए जो कहते हैं ना, मास जो होता है एक व्हाइट एक रेड होता है एकदम, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि वो रेड मसल्स है। क्या है? रेड मसल्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। अब बच्चों उसके बाद एक छोटा सा आइडिया लेके चलेंगे, इसकी संरचना देखेंगे किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, इसकी डायग्रामेटिक व्यू क्या होगा। तो पहले इंट्रोडक्शन शुरू कर लें इसका। अच्छा, तो लगा दीजिए इसमें पेशी तंत्र में पहला ही जो हेडिंग है, मसल्स की बात करेंगे। मसल, पेशी। पेशी का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? मायोलॉजी। ये इंट्रोडक्शन है, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी, या क्या कहलाएगा? सार्कोलॉजी कहलाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, पूरी बॉडी वेट का 40 से 50% पेशियां होती है हमारे शरीर में। उत्पत्ति किसकी है बेटा? मीजोडर्म। ये बस बेसिक है, आंकड़े हैं। संख्या बच्चों को ही बताएगा, 639 पेशियां। उसमें भी सबसे ज्यादा कहां है? सर्वाधिक पीठ में, बैक साइड में सबसे ज्यादा पेशियां मिलती है। और हाँ, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी, माइको मतलब कवक आ जाएगा। और मुझे बताओ बेटा, इसमें जो पेशी की अगर हम बात करते हैं, 639 संख्या होगी, इसकी जो भूमिका, इसके कार्य की, विशेषता की हम बात करते हैं। कुल भार जो है शरीर का, कुल भार कितना?
शरीर के कुल भार का, एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी का लाइन है ये, 40 से 50% हिस्सा इसका है भाई साहब। अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू है ना, मुलायम है, तो 50% है, और थोड़ा जटिल है तो 40% है। ये भी आंकड़ा बदल जाता है। 40 से 50% क्या है? पेशियां हैं। और एक आंकड़ा ह्यूमन हेल्थ में है, माल्ट पड़ा, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, 50% वो जुड़ा होता है, और हमारी आहार नाल, जनन नाल, श्वसन नाल के साथ जुड़ा होता है। वो एनसीईआरटी के बिखरे आंकड़े हैं। अब इस पेशी के अंदर जो पेशी कोशिका है, इस पेशी कोशिका को जो हम कहते हैं पेशी कोशिका, मसल सेल, मसल सेल का एक नाम हमने कहा मायोसाइट। क्या बोला? और इसी मायोसाइट को या एक नाम दिया मसल फाइबर। क्या नाम दिया? एक ही होते हैं बच्चों, ये सारी चीजें एक ही है। पेशी कोशिका, मसल सेल का दूसरा नाम, मायोसाइट का तीसरा नाम। एनसीईआरटी में भी हाईलाइट किया, मसल फाइबर को इन्होंने क्या नाम दिया? ये चीजें मसल फाइबर नाम देते हैं वो। ये मसल फाइबर ही है जो आगे चलकर जो हम बात करते हैं। तो बेटा मसल सेल है, यही मायोसाइट है, यही मसल फाइबर है। मसल फाइबर को ही मसल सेल्स कहा गया है। ठीक है, पेशी कोशिका कहते हैं। अब इस पेशी कोशिका की क्या खास बातें होगी हम पढ़ेंगे। इजी है, ऐसा कुछ नहीं। चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी तो डायग्राम से है, डायग्राम आपके दिमाग में है तो आपको याद है। तो आज एक बेहतरीन सवाल लेंगे, क्रम वाला सवाल, जो अभी मणिपुर से शुरू हो चुका है। मणिपुर नीट 2023 से एक नया पैटर्न निकाला भाई। यही तो चीजें हैं कि नए पैटर्न जो होते हैं हमें वो पता होना चाहिए। हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं, क्वेश्चन डिजाइनिंग बदल रही है, तो वहां मात खा जाएंगे हम। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। बच्चा वही मात खाता है जहाँ नए पैटर्न के बारे में पता ही नहीं है, रूबरू ही नहीं है कि साहब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या। ये आपसे मैं कोशिश करूंगा नई नई डिजाइनिंग के क्वेश्चन लेकर आऊं, ताकि आपको ये और यार अच्छा ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा? आंकड़े हैं ये तो, 639 पेशियां, कुल भार का कितना? 40 से। और पेशी कोशिका का ही दूसरा नाम क्या है? या ये एक ही होती है। अब इस मसल फाइबर, मसल सेल की विशेषता देखिए क्या होती है। अगर मैं पेशी कोशिका की बात करता हूं या पेशी तंतु की बात करता हूं, इनके अंदर संकुचन की क्षमता है। क्या है? संकुचनशीलता देखने को मिलती है। संकुचनशीलता, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है। क्या बच्चों इनमें प्रसार की क्षमता है? हाँ, ये फैल सकते हैं। विस्तारिता, क्या है इनमें? विस्तारिता, ये विस्तार को, ये प्रत्यास्थता को दर्शा सकते हैं। हाँ, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। तो संकुचनशील है, प्रसार को दर्शा सकते हैं। पेशियों देखिए रबड़ की तरह है, खींच सकती है, संकुचित हो सकती है, फैल सकती है। शायद न्यूरॉन के अंदर ये क्षमता नहीं है, विस्तारिता। न्यूरॉन में भी कंडक्टिविटी है, संकुचनशीलता वगैरह सब चीजें हैं, तवन का गुण है, पर फैलने की क्षमता न्यूरॉन में नहीं होती है। कैसे? न्यूरॉन कोशिका, नर्व कोशिका या तंत्रिका कोशिका मसल कोशिका से भिन्न है। प्रत्यास्थता की विस्तारिता, विस्तारिता का गुण नहीं होता, फैलने की क्षमता उसमें नहीं होती है। तो संकुचनशीलता हो सकती है, विस्तारिता हो सकती है, प्रत्यास्थता हो सकती है बेटा। और तीसरी चीज मुझे बताओ इनके अंदर, कंडक्टिविटी। क्या होता? चालकता का जो गुण है, कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं, ये भी इसमें गुण मानते हैं। चालकता, सवनता, कंडक्टिविटी। तो संकुचनशीलता, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, और बेटा एक्सटेंड हो सकते हैं, प्रसार की क्षमता है ना, चालकता की जो हम कह सकते हैं क्षमता है। तो ये सारी क्षमता किसमें है? पेशी कोशिका में। क्या है? पेशी कोशिकाओं में पाई जाती है। आ गया?
अब इस पेशी कोशिका के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? कंकाल पेशी है। क्या है बेटा? इस कंकाल पेशी के अंदर देखना, पेशियों के बंडल के अंदर और कोशिका, फिर और कोशिका, फिर और कोशिका है। तो एक चित्र से इसको समझने का हम प्रयास करेंगे, इसकी संरचना को। बहुत गजब की चीज है। एनसीईआरटी का पहले फोटो में बता देता हूं आपको। जो एनसीईआरटी ने डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है, ये वाला देखो, ये ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। ये पूरी जो चीज दिख रही है आपको, इस पूरी को हम कहते हैं कंकाल पेशी। क्या है बेटा? मसल सोइंग मसल बंडल है, मसल फाइबर नीचे लिखा है। ये पूरी कंकाल पेशी है। इस पूरी कंकाल पेशी में बहुत सारे बंडल है। ये देखो क्या, ये 1 2 3 4 5 बंडल है। इन बंडल के अंदर को और निकाला गया तो ये है मसल फाइबर। क्या बेटा? एनसीआर लिखा है मसल फाइबर को क्या कहा इसने? मसल सेल कहा है। ध्यान रखना, पेशी तंतुओं को ही क्या कहा जाता है? पेशी कोशिका कहा जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, और इनके अंदर भी छोटी छोटी लाइनें निकलेगी। ध्यान रखना, वो हम बना रहे एक नया डायग्राम बनाएंगे, इसमें अच्छा कुछ पता नहीं चल रहा है। आया? एक डायग्राम बना लूं मैं? चलो, वो ज्यादा एक्सप्लेन करेगा आपको। सबका ध्यान मेरी तरफ। ये पूरी येलो कलर की दिख रही है, इसे कहते हैं कंकाल पेशी। सबसे दूना बहुत शानदार है, देखना क्वेश्चन बहुत गजब का कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये पूरी क्या है? गोल गोल कंकाल पेशी। कंकाल पेशी के चारों तरफ संयोजी ऊतकों का आवरण। किसका? संयोजी ऊतकों का आवरण एपीमाइसियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूरी कंकाल पेशी है। आया समझ में? मार्केट में पेन का पूरा बंच आता, बंडल आता है 2-2 रुपए का। पूरी कंकाल पेशी के चारों तरफ का आवरण क्या कहलाएगा? एपीमाइस। इस पूरी कंकाल पेशी के अंदर बहुत सारे बंडल होंगे, पेशियों के बंडल होंगे। क्या होंगे? पेशियों के। तो ये देखिए 1 2 3 कितने बंडल नजर आ रहे हैं? इन बंडल्स को, पेशी बंडल को फैसिकुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बंडल को फैसिकुलस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? और इन बंडलों को घेरने वाला कोलेजन वाला संयोजी ऊतक पेशिया। फिर से सुनना, पूरी पेशी, कंकाल पेशी का आवरण एपीमाइसियम। इसमें बहुत सारे क्या होंगे? क्या बोला? इन बंडलों को घेरने वाला आवरण
एक एक फेसिकुलस, एक बंडल के चारों तरफ का आवरण, इस एक बंडल में है मसल फाइबर, उसका आवरण। अब आप बताइए, आप बताना, पेशी कोशिका मसल फाइबर का आवरण, पूरे बंडल का आवरण, इसे फेसिकुलस या बंडल कह सकते हैं। पेरी, बहुत सारे बंडल के चारों तरफ और पूरी पेशी के चारों तरफ आवरण। आया कि नहीं आया? वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता डायग्राम, ये कर रहा कैसे अंदर से अंदर चीज है। आप मार्केट से एक बड़ा पेन का बंच लेकर आ रहे हो, उसमें बहुत सारे पेन के पैकेट ऐसे ऐसे डाले, उसमें ये एक पेन ऐसे जा रहा है। देखो, 3 पेन है, 3 पेन का एक बंडल, 3 पेन का एक बंडल, 3 पेन का, अपने समझने के लिए उस पूरे बंडल को हमने क्या कहा? उसका आवरण है ये। दोस्तों भाई, मैं लिखवा दूंगा भाषा में। चित्र समझ में आया कि नहीं आया? बस पहले बनाओ फिर और लिखेंगे, इसे समझ में आनी चाहिए बस। ये तरीके मेरे पास बहुत है, आपको समझ में आए। यहाँ जगह है तो मैं ये लिख दूं क्या? हाँ हाँ, बड़ा बनाया ना डायग्राम तो, है ना? डायग्राम बड़ा बनाया ना, बस तो फिर क्या खत्म हो जाएगा था। चलो समझ में भी आ जाएगा, यही सही रहे, और फिर वो भाषा उलझोगे। ओके, हो गया। 15 सेकेंड ले लूं, एक बार और, एक बार और। पूरी कंकाल पेशी का आवरण, एक बंडल का आवरण, एक बंडल का दूसरा नाम फेसिकुलस, एक बंडल, और मसल फाइबर या पेशी तंतु का आवरण। देखो, पेशी तंतु का चारों तरफ एंडोमाइसिन, एक बंडल के चारों तरफ और पूरी मसल्स के चारों तरफ, और इन बंडलों का आवरण। 4 चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आई, बस खत्म हो गया। उसके बाद संरचना पढ़ेंगे अपन, ये पेशियों में एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन आया, उनकी संरचना और इनकी मैकेनिज्म है। समय हो गया है, जल्दी होता है यार अपनी क्लास में, पता नहीं चलता। इतने रखें आज, चलिए एक बार अलविदा कर लेते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।